हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज इस सेशन में हम 2015 का एमएमडीआर एक्ट को स्टडी करेंगे, जो कि एक ऑर्डिनेंस अमेंडमेंट एक्ट है। करेक्ट। इसे क्यों रिप्लेस किया गया, उसके पीछे के ऑब्जेक्टिव्स, रीजंस को हम स्टडी करेंगे। ये हमारा जो है पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट वन में हमने 1957 जो कि प्रिंसिपल एक्ट है, वहां से लेकर के हमने 2014 तक स्टडी किया कि क्या इसमें मेजर चेंजेस, क्या अमेंडमेंट्स रही। करेक्ट। और 1957 का जो प्रिंसिपल एक्ट है, जो एमएमडीआर 1957 है, उसमें हमने बेसिक चीज़ें देखी। करेक्ट। तो ये पार्ट 1 था। नाउ इसी तरीके से आज इस सेशन में पार्ट 2 में हम 2015 का जो ऑर्डिनेंस अमेंडमेंट एक्ट है उसको हम स्टडी करेंगे कि क्या इसमें, क्यों मैंने इसे ऑर्डिनेंस कहा, ऑर्डिनेंस एक्ट, और क्यों इसे रिप्लेस किया गया, उसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव्स, क्या रीजंस रहे। करेक्ट। ये जो अमेंडमेंट बिल है, ये लोकसभा में 24 फरवरी 2015 को ये बिल आया। करेक्ट। इंट्रोड्यूस किया गया एंड उसके बाद लोकसभा में इसको 3 मार्च 2015 को पास किया गया। उसके बाद फिर राज्यसभा में भी 20 मार्च 2015 को ये पास हो जाता है। फिर उसके बाद द फॉलोइंग एक्ट ऑफ पार्लियामेंट रिसीव द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन 26 मार्च। अब यहाँ पर जो पार्लियामेंट है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, 26 मार्च 2015 को एसेंट मतलब प्रेसिडेंट का अप्रूवल। करेक्ट। तो प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए जो है, इसको प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिलता है 26 मार्च 2015 को। तो ये एक्ट बनता है एंड इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स रहे। करेक्ट। क्यों ये ऑर्डिनेंस लाना पड़ा प्रेसिडेंट को। करेक्ट। तो ये यूनियन कैबिनेट के सजेशंस के बेसिस पर इस ऑर्डिनेंस को लाया गया। करेक्ट। सो टू रिमेडी द बेसिक स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स of the mining sector and infuse the greater ease of doing business, the mining the Mines and Minerals Development and Regulation MMDR Amendment Ordinance 2015 was promulgated on 12th January 2015, which was replaced by the MMDR Amendment Act 2015। अब यह होता क्या है कि जो इसका बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो लाइसेंस इशू करने में, प्रोड्यूस करने में जो प्रोसीजर है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस किए हैं गवर्नमेंट ने इस ऑर्डिनेंस के थ्रू। करेक्ट। तो मैं ये बता दूं कि साधारण बिल में और ऑर्डिनेंस बिल में क्या बड़े जो है डिफरेंसेस होते हैं। पहली बात तो ये कि जो ऑर्डिनेंस बिल है वो जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो, 3 सेशंस होते हैं, ये शायद आप ऑलरेडी जानते होंगे, जैसे कि मॉनसून सेशन है, बजट सेशन है या विंटर सेशन है, तो ये 3 सेशंस होते हैं। अब मान लीजिए कि लोकसभा या राज्यसभा में से कोई जो है एक सेशन में नहीं है या दोनों ही सेशन में नहीं है। करेक्ट। तो उस स्थिति में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अंडर आर्टिकल 123 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें ऐसा प्रावधान है, ऐसा प्रोविजन है, ऐसी पावर है कि वो एक ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट कर सकते हैं। प्रोमलगेट जो है पॉलिटी का वर्ड है, मतलब डिक्लेयर करना, मतलब कोई जो है डिक्लेरेशन जो है वो पब्लिक करना। करेक्ट। तो पार्लियामेंट में इसको प्रोमलगेट किया गया 12 जनवरी 2015 को। और इसका दूसरा जो डिफरेंस होता है, इसे प्रोमलगेट किए जिस दिन ये प्रोमलगेट मतलब डिक्लेयर किया गया है, ठीक है, उस दिन से 12 जनवरी को ये प्रोमलगेट किया गया बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और उसके बाद फिर इसका ये नियम है कि विद इन 6 वीक्स इसको पास करना होता है, नहीं तो ऑटोमेटिकली ये रिजेक्ट या कहीं कैंसिल हो जाता है। तो ये साधारण तरीके से बना हुआ बिल, एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू, बहस के थ्रू और एक
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बनाया ऑर्डिनेंस के थ्रू बनाए में ये मेजर 2 डिफरेंसेस होते हैं। करेक्ट। नाउ अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑर्डिनेंस में और साधारण बिल में क्या होता है, अंतर क्या होता है, और दोनों की पावर्स जो है वो सेम ही होता है। जब पब्लिक में ये जाते हैं तो सेम दोनों की पावर सेम होती है, दोनों एक्ट की, दोनों ही एक ही नॉर्मल तरीके से काम करते हैं। करेक्ट। सो नाउ आगे चलते हैं। द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 1957 regulates the mining sector in India and specifies the requirement for obtaining and granting mining leases for mining operations। तो यहाँ पर इन्होंने करंट रिक्वायरमेंट को देखते हुए, मतलब जैसा हम जानते हैं ऑलरेडी कि 1991 में एलपीजी, जिसे हम L4 लिबरलाइजेशन, P4 प्राइवेटाइजेशन एंड G4 ग्लोबलाइजेशन, तो इस पॉलिसी के, न्यू लिबरल पॉलिसी के आने के बाद प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करना, उसे बढ़ाना, उसे बढ़ावा देना और उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार जो है सिस्टम को भी मोल्ड करना, ढालना उसको। करेक्ट। तो ये इसके मुख्य ऑब्जेक्टिव रहे। तो लाइसेंस प्रोवाइड करने में, लाइसेंस इशू करने में, रूल रेगुलेशंस में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है इस ऑर्डिनेंस अमेंडमेंट एक्ट का। करेक्ट। तो आगे चलते हैं। The bill MMDR 2015 adds a new fourth schedule to the act. It includes bauxite, iron ore, limestone, manganese ore। तो यहाँ पे अभी तक हमने स्टडी किया, जैसा हमने पिछले पार्ट में स्टडी किया पार्ट 1 में, कि हमारे 3 शेड्यूल थे, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3। अब इस नए ऑर्डिनेंस अमेंडमेंट एक्ट में 2015 में चौथा शेड्यूल भी ऐड किया गया और उस 4th शेड्यूल में ये चारों मिनरल्स को नोटिफाइड मिनरल्स के नाम से ऐड कर दिया गया। तो एक तो ये मेजर चेंज है, 4th शेड्यूल उसमें इंसर्ट किया गया और फिर उसमें ये चारों जो हैं, दीज मिनरल्स वर डिफाइंड एज नोटिफाइड minerals in the 4th schedule to the act. The central government may by the notification amend this schedule। ठीक है। तो एक तो ये है, ये आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक। नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। The bill creates a new category of mining license, the prospecting license cum mining lease, which is a 2-stage concession for the purpose of undertaking prospecting operations, exploring और proving mineral deposits। तो यहाँ पर इससे पहले जो है ऐसा प्रोविजन नहीं था कि एक ही लाइसेंस था, एक ही तरीके का लाइसेंस था जिसे देने के बाद अब मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बाकी और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई अदर एप्लीकेशन जो है सेंड करने की जरूरत नहीं है स्टेट गवर्नमेंट को। तो यहाँ पर अब 2 स्टेज का इन्होंने 2 स्टेज लाइसेंस बना दिया। 2 स्टेज लाइसेंस प्रोसीजर क्या है? पहले एक्सप्लोरेशन के लिए जो है एप्लीकेशन भेजनी पड़ेगी स्टेट गवर्नमेंट को। करेक्ट। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट को आपको प्रूव करना पड़ेगा उस माइनिंग कंपनी को जो लाइसेंस लेना चाहती है कि यहां पर मिनरल डिपॉजिट्स हैं। करेक्ट। और फिर अगर वो ऐसा प्रूव कर देते हैं कि यहां पर मिनरल डिपॉजिट्स हैं तो वो फर्दर फिर माइनिंग के लिए लाइसेंस जो है वो एप्लीकेशन भेज सकते हैं। तो ये 2 स्टेज लाइसेंस बना दिया गया यहाँ पर। पहले, इससे पहले एक सिंगल एप्लीकेशन होता था और उसी के बेसिस पे फिर सिलेक्शन होता था, बट यहाँ पर अब 2 स्टेज लाइसेंस प्रोसीजर है। करेक्ट। फॉलोड बाय द माइनिंग ऑपरेशंस, दैट मींस इफ ए कंपोजिट लाइसेंस होल्डर कंप्लीट्स प्रोस्पेक्टिंग ऑपरेशंस रिजल्टिंग in determination of evidence of mineral contents, such holder shall make an application to the state government for grant of mining lease। करेक्ट। तो ये वही है जो मैं बता रहा हूं, पहले एक्सप्लोरेशन के लिए और प्रूव करना पड़ेगा कि यहाँ पर मिनरल डिपॉजिट्स हैं एंड देन फिर माइनिंग लीज जो है उसके लिए एप्लीकेशन भेजी जा सकती है। तो ये क्या है, 2 स्टेज प्रोसीजर है टू गेट द माइनिंग लीज।
अगला देखते हैं, maximum area for mining. Under the act, a person could acquire one mining lease for a maximum area of 10 square kilometers. Correct. However, for the development of any mineral, the central government could permit the person to acquire one or more licenses or leases covering additional area. अब देखिए यहां पर इस ऑर्डिनेंस अमेंडमेंट एक्ट से पहले 2015 से पहले ऐसा प्रोविजन था कि अगर 10 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक एरिया में माइनिंग करनी है, करेक्ट, तो उसके लिए आपको एडिशनल लाइसेंस, या फिर और बढ़ाना है तो एक और लाइसेंस, और बढ़ाना है तो एक और लाइसेंस, इस तरीके से जो है एडिशनल लाइसेंसेस इशू करने का एक प्रावधान था, एक प्रोविजन था। बट यहां पर क्या किया कि द बिल, ये जो ऑर्डिनेंस अमेंडमेंट एक्ट है, द बिल अमेंड्स दिस प्रोविजन टू अलाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इंक्रीज द एरिया लिमिट्स फॉर माइनिंग इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग एडिशनल लाइसेंसेस। तो यहां पर अब एक ही लाइसेंस में जो है ऐसा प्रोविजन है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऐसी पावर्स हैं इस ऑर्डिनेंस अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग कि वो 10 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक में भी माइनिंग जो है लीज दे सकते हैं अंडर वन लाइसेंस, सिंगल लाइसेंस प्रोसीजर। करेक्ट। सो होप यहां तक समझ आया होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं लीज पीरियड। अंडर द एक्ट a mining lease was granted for a maximum of 30 years and a minimum of 20 years and could be renewed again for a period of not exceeding 20 years. So यहाँ पर under the bill, the lease period for coal and lignite remains unchanged. For all minerals other than coal, lignite and atomic minerals, mining leases shall be granted for a period of 50 years. All leases granted for such minerals before the bill shall be valid for 50 years. अब यहां पर इस ऑर्डिनेंस एक्ट में क्या है कि कोल, लिग्नाइट और तीसरा क्या है एटॉमिक मिनरल्स, इन तीनों को छोड़ करके स्टेट गवर्नमेंट एक ही बार में 50 इयर्स के लिए माइनिंग लीज दे सकती है, या कहें लाइसेंस इशू कर सकती है कि 50 इयर्स के मैक्सिमम, मतलब 50 इयर्स है। करेक्ट। बट इन तीनों के केस में, कोल, लिग्नाइट एंड एटॉमिक मिनरल्स के केस में, जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो पहले मिनिमम 20 इयर्स के लिए दे सकती है, मैक्सिमम जो है या फिर वो 30 इयर्स के लिए दे सकती है। मान लीजिए कि 30 इयर्स के लिए उन्होंने इन तीनों में से किसी एक के लिए या तीनों के लिए 30 इयर्स के लिए लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया, इशू कर दिया, तो उसके बाद 20 इयर्स और मिलेंगे जो कि एक रिन्यूअल पीरियड है। करेक्ट। और उसके बाद जो है टोटल कितना हो जाएगा, 30 प्लस 20, ये हो गया 50। तो 50 इयर्स के बाद फिर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डिनेंस एक्ट 2015 कि उसको दोबारा से रिन्यू किया जा सके। उसके बाद उसमें क्या होगा, एक्सपायरी ऑफ लीज, इंस्टेड ऑफ बीइंग रिन्यूड द लीज शैल बी पुट अप फॉर ऑक्शन एज स्पेसिफाइड इन द एक्ट। उसके बाद फिर वो सेम अगेन उसी प्रोसीजर से फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसे ऑक्शन में लिस्ट कर देगी, कॉम्पिटिटिव बिडिंग कह लीजिए चाहे, उसमें लिस्ट कर देगी। करेक्ट। 50 साल की अवधि के बाद, उसके बाद रिन्यू नहीं हो सकता। नाउ ये पॉइंट आपको समझ आएगा, लीज पीरियड। आगे देखते हैं लीज एक्सटेंशंस। द बिल स्पेसिफाइज दैट एनी लीज ग्रांटेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द बिल शैल बी एक्सटेंडेड। अब यहां पे क्या है, मैक्सिमम जो है अप टू द मार्च 31, 2030 फॉर मिनरल्स यूज फॉर कैप्टिव पर्पस। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, मैक्सिमम जो लीज एक्सटेंशंस हैं वो तो 50 ईयर्स ही है। 50 ईयर्स से अधिक जो है फिर किसी भी माइनिंग कंपनी को दोबारा उसको रिन्यू नहीं किया जा सकता। बट यहाँ पे एक मुख्य चीज इसमें देखने के लिए ये आई इस
ऑर्डिनेंस अमेंडमेंट एक्ट में कि कैप्टिव पर्पस या कहीं स्पेसिफिक एंड यूज जो है, एक न्यू कॉन्सेप्ट इसमें आया जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको ऐसी पावर्स हैं कि वो कैप्टिव पर्पस के लिए, कैप्टिव पर्पस जो है एक लीगल टर्म है, एक कानूनी जो है एक वर्ड है ये। कैप्टिव पर्पस का मतलब है the entire quantity of the minerals extracted by the leaseholder uh, can be used by the leaseholder, the same leaseholder means जो उस जो माइनिंग कंपनी वहां पर माइनिंग कर रही है, जो उस वहां पर एक्सट्रैक्शन कर रही है उन मिनरल्स को, वहां पर उसके पास ऐसी छूट उसे दी जा सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि वो सारे उस मिनरल को, उस एंटायर क्वांटिटी को अपने ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में उसको वो ले जा सकता है, यूज कर सकता है, भले ही चाहे वो उससे कुछ प्रोड्यूस करे। करेक्ट। बट उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट उसको किस पैरामीटर्स पे डिसाइड करेगी कि कौन कैप्टिव पर्पसेस के लिए या कहीं स्पेसिफिक एंड यूजेस के लिए एलिजिबल है और कौन उसमें इनएलिजिबल है। करेक्ट। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें एक जो है बड़ा चेंज किया जो कि कैप्टिव पर्पस के नाम से यहाँ मेंशन है। करेक्ट। तो ये आपको समझ आया होगा। This provision shall not be applied to the mining leases for which renewal has already been rejected, granted or lapsed। तो यहाँ पर जो लीज एक्सटेंशन है वो क्या है, इस बिल के आने से पहले या तो वो जो है रिन्यूअल जो है उसका रिजेक्ट हो गया हो, ग्रांटेड किया हो, या लैप्स किया मतलब डिले हो गया हो, तो वहां पर ये एप्लीकेबल नहीं है। बट जो कैप्टिव पर्पस है वो गवर्नमेंट खुद डिसाइड करेगी, वो उसका क्राइटेरिया, उसका पैरामीटर क्या होगा, ये इस यहाँ पर मेंशन नहीं है। करेक्ट। होप ये आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं। ऑक्शन ऑफ नोटिफाइड एंड अदर मिनरल्स। तो ये क्या है, द बिल स्टेट्स दैट स्टेट गवर्नमेंट्स shall grant mining leases and prospecting license cum mining leases for both notified and other minerals. Prospecting license cum mining lease for notified minerals in the fourth schedule shall be granted with approval of the central government. All leases shall be granted through auction by competitive bidding including e-auction only. So यहाँ पर क्या है, जो हमारा फोर्थ शेड्यूल था जो हमने अभी ऊपर देखा, फोर्थ शेड्यूल में 4 नोटिफाइड मिनरल्स हैं। करेक्ट। अगर जो स्टेट गवर्नमेंट है उन चारों मिनरल्स को छोड़ करके उसको ऐसी जो है पावर्स हैं कि वो जो माइनिंग लीज है, माइनिंग जो लाइसेंस है उसको वो इशू कर सकती है। करेक्ट। बट इन फोर्थ जो फोर्थ शेड्यूल में जो ये नोटिफाइड मिनरल्स हैं 4, इनको विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बिना स्टेट गवर्नमेंट इन्हें लाइसेंस इशू नहीं कर सकती इनकी माइनिंग या एक्सट्रैक्शन के लिए। करेक्ट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जितनी भी लीजेस होंगी, जो भी मतलब जो लाइसेंस दिए जाएंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, और वो सिर्फ ऑक्शन या फिर कॉम्पिटिटिव बिडिंग इंक्लूडिंग ई ऑक्शन। ई ऑक्शन आपको समझ आ रहा होगा कि वेबसाइट पे, सर्वर पे जो है वो डेटा मेंटेन किया जाएगा, वहां से कॉम्पिटिटिव बिडिंग पॉसिबल है। सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डिनेंस अमेंडमेंट एक्ट 2015। ठीक है, तो ये है। नाउ आगे चलते हैं। The central government shall prescribe the terms and conditions and procedure for auction, including parameters for selection of bidders for mining leases. The central government may reserve particular mines for a specific end use. End use वही है specific purpose. Correct? And allow only eligible end users to participate in the auction if found necessary। तो यहाँ पर ये जो है क्राइटेरिया जो है मेंशन नहीं है, एब्सेंट है यहाँ पर, कि गवर्नमेंट जो है किसको एलिजिबल समझेगी, किसको एलिजिबल नहीं समझेगी, ये यहाँ पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। इट डिपेंड्स ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट हु इज एलिजिबल एंड हु इज नॉट एलिजिबल। करेक्ट।
इन कॉम्पिटिटिव बिडिंग इन ऑक्शन। तो यहाँ पर एक तो ये करेगी, जो मतलब जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ से बाहर हैं, वो सिर्फ लाइसेंस देने की एक अथॉरिटी है, करेक्ट। बट सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो यहाँ मोर पावरफुल है। और जैसा मैंने पार्ट 1 में कहा कि जहां पे लेजिस्लेटिव जो है चेंजेस आएंगे, स्ट्रक्चरल चेंजेस सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी माइनिंग सेक्टर में, वहां पर क्या होगा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी पावर जो है वो डेन्यूडेड हो जाएंगी। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, डेन्यूडेड मतलब सीमित हो जाएंगी, या कहें कैंसिल हो जाएंगी, या लिमिटेड हो जाएंगी उस पर्टिकुलर स्पेस में, करेक्ट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर देखेगी कि किसको स्पेसिफिक एंड यूज या कहीं स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए छूट देनी है, करेक्ट, और किसको नहीं देनी है, और किसको एलिजिबल कंसीडर करना है, किसको एलिजिबल नहीं करना है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है सारी चीजें। और किस जुरिस्डिक्शन को ऑक्शन में लिस्ट करना है, किसको नहीं करना है, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। सो नाउ ये एडवांटेजेस है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सो ट्रांसफर ऑफ माइनिंग मिनरल कंसेशंस, द बिल स्टेट्स that the holder of a mining lease or prospecting license cum mining lease may transfer the lease to any eligible person. The state government within a period of 90 days from the date of the receiving of a transfer application made shall convey its decision to approve or reject such transfer for reasons to be recorded in writing, provided that if the state government does not convey its decision for such a transfer within a period of 90 days from the date of receiving such a transfer application, it shall be construed that the state government has no objection to such a transfer. तो यहां पर मान लीजिए कि एक व्यक्ति है या एक कंपनी है जो ऑलरेडी माइनिंग कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं फील्ड में, करेक्ट। अब वो चाहते हैं कि वो किसी दूसरे व्यक्ति को या किसी दूसरी कंपनी को इस लीज को ट्रांसफर कर दें, इस लाइसेंस को ट्रांसफर कर दें। तो ऐसी कंडीशन में इन सच ए पर्टिकुलर केस क्या होगा कि वो सेंड करेगा एक एप्लीकेशन, जो ट्रांसफर करना चाहता है वो एक एप्लीकेशन सेंड करेगा किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। अब स्टेट गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस ऑर्डिनेंस एक्ट के अकॉर्डिंग कि विद इन 90 डेज के अंदर उन्हें राइटिंग में, वर्बली नहीं, राइटिंग में जो है उन्हें रिस्पॉन्ड करना है। या तो वो रिजेक्ट कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट, या फिर वो इसको अप्रूव भी कर सकती है कि यस आपको अनुमति है कि आप इसे ट्रांसफर कर सकते हैं लीगली, ठीक है। तो ये जो है 90 डेज के अंदर या तो उन्हें रिजेक्ट करना है या अप्रूव करना है। अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं देती है उस ट्रांसफर करने वाले व्यक्ति को, तो ऐसा माना जाएगा कि ये देयर इज नो ऑब्जेक्शन टू सच ए ट्रांसफर। यहां पर लिखा है इट शैल बी कंस्ट्रूड दैट द स्टेट गवर्नमेंट हैज नो ऑब्जेक्शन टू सच ट्रांसफर्स, करेक्ट। तो ये पॉइंट महत्वपूर्ण पॉइंट है। आगे चलते हैं इसी तरीके से। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। इंस्टीट्यूशंस हमने ऑलरेडी स्टडी भी किए हैं। यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशंस जो है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा फॉर्म किए जाएंगे, फिर उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। द बिल प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, डीएमएफ हमने किया था स्टडी पिछले पार्ट में भी, एंड नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट, एनएमईटी। एनएमईटी क्या है? नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट। इसका काम है माइनिंग साइट पे एक्सप्लोरेशन के दौरान जो है मॉनिटर करना उसे, करेक्ट। द डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन इज टू बी एस्टैब्लिश्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन जो है स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म करेगी फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल इन डिस्ट्रिक्ट्स अफेक्टेड बाय द माइनिंग रिलेटेड ऑपरेशंस। मतलब जो लोग, जो ग्रामीण, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, कम्युनिटीज़ हैं, तो वो लोग उस माइनिंग से अफेक्ट मतलब जो है उनको मतलब उससे जो है उन्हें इनकन्वीनियंस हुई है, करेक्ट, असुविधा हुई है, तो वो उसको लुक आफ्टर करेगी। द एनएमईटी
नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट शैल बी स्टैब्लिश बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसे फॉर्म करेगी फॉर द रीजनल एंड डिटेल्ड माइन एक्सप्लोरेशन, माइनिंग एक्सप्लोरेशन, बिकॉज ये 2 स्टेज लाइसेंस प्रोसीजर है। तो पहले एक्सप्लोरेशन होगा, तो वो जो है एनएमईटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक्सप्लोरेशन पीरियड में जो है उसको मॉनिटर करेगी। नाउ द लाइसेंसीज एंड लीज होल्डर्स शैल पे, जो कंपनी यहाँ पे जो माइनिंग कर रही है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 1/3 जो अमाउंट है वो क्या करेंगे, डीएमएफ को देगी 1/3 अमाउंट, और 2% जो जो मॉनेटरी जो अमाउंट है वो किसको देगी, एनएमईटी को देगी, नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट को देगी। करेक्ट। तो ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, सॉरी 2%, एंड ये 1/3 जो है ये स्टेट गवर्नमेंट के पास। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। वेयर द गवर्नमेंट कंपनी और कॉरपोरेशन इज डिजायरस ऑफ कैरिंग आउट द प्रोस्पेक्टिंग ऑपरेशंस और माइनिंग ऑपरेशंस इन ए जॉइंट वेंचर with other persons, the joint venture partner shall be selected through a competitive process, and such government company of corporation shall hold more than 74% of the paid up share capital in such joint venture। तो यहाँ पर ऐसा भी प्रोविजन किया है कि मान लीजिए कि जॉइंट वेंचर में काम हो रहा है, जॉइंट वेंचर में आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या होता है, कंबाइंड शेयर है। मान लीजिए कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि सरकारी कंपनी है, उसके साथ जॉइंट वेंचर जो है अगर वो करना चाहते हैं, जैसे प्राइवेट कंपनी है वो किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के साथ वो माइनिंग करना चाहती है, करेक्ट। तो वो क्या करेगा, वो प्राइवेट प्लेयर जो है उसके साथ कर सकता है, बट उसका जो है एक प्रोसीजर है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है कि कॉम्पिटिटिव, उसकी कुछ क्राइटेरिया है, पैरामीटर्स हैं, वो कैसे सिलेक्ट करेंगी वो गवर्नमेंट सिलेक्ट करेगी, वो यहाँ मेंशन नहीं है, एब्सेंट है। और उसमें क्या होगा कि 74% जो शेयर है वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के पास होगा, मतलब गवर्नमेंट के पास होगा, और जो रेस्ट ऑफ दी जो शेयर है वो प्राइवेट प्लेयर का होगा, करेक्ट। तो इसमें ये एक प्रोविजन है। नाउ ये देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। In particular, and without the prejudice to the generality of the foregoing powers, the central government may also issue directions in respect of the following matters, namely, मतलब ऐसा प्रोविजन है, ऐसी पावर्स है सेंट्रल गवर्नमेंट इन विषयों पर जो है वो सुधार कार्य या रिफॉर्म कर सकती है, या फिर इसमें कुछ जो है ऐसे प्रोविजंस बना सकती है कि जिससे माइनिंग जो इंडस्ट्री है वो कोऑर्डिनेशन के साथ, समन्वय के साथ काम कर सके। इम्प्रूवमेंट इन द प्रोसीजर, improvement in the procedure for grant of mineral concessions and to ensure the coordination among agencies entrusted with according statutory clearances। मतलब वही चीज जो मैंने बताई है कि improvement in the procedure for granting the mineral concessions, तो मतलब लाइसेंस देने में जो है ट्रांसपेरेंसी, ये ऑब्जेक्टिव, एंड दूसरा जो है वो जो सरकारी जो विभाग हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें आपस में समन्वय, कोऑर्डिनेशन हो ताकि वो बेहतर तरीके से बिहेव कर सकें और कोई भी डिले ना हो प्रोसेस में। सो नाउ द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनेट बेस्ड डेटाबेसेस इंक्लूडिंग डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ ए माइनिंग टेनेमेंट सिस्टम। टेनेमेंट सिस्टम जो है वही है, रूल रेगुलेशंस हैं, करेक्ट। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए प्रोविजन कर सकती है, करेक्ट। और जितना भी इससे रिलेटेड जो भी डेटा होगा वो इंटरनेट पे, मतलब एक वेबसाइट पे भी मेंटेन किया जा सके, करेक्ट। सो थर्ड इज द इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इवेल्युएट करेगी, असेसमेंट करेगी कि जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, जैसा हमने पिछले उसमें 2 प्रोग्राम थे हमारे, एक स्टेट गवर्नमेंट और एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जो था, वो आप देख लेंगे जब फर्स्ट पार्ट में। तो वो क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट उसको मेंटेन करेगी उस प्रोग्राम को। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज दैट द रिडक्शन इन वेस्ट जनरेशन एंड रिलेटेड वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड प्रमोशन ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल्स। तो वेस्ट मैनेजमेंट ठीक से हो, ये प्रावधान करेगी इस बिल के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड माइनिंग एंड मिटिगेटिंग द एडवर्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स, पर्टिकुलरली
इन रिस्पेक्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर, कंटेमिनेशन, एयर, एम्बिएंट नॉइज एंड लैंड। तो मिटिगेटिंग मतलब जो एनवायरमेंटल जो नेगेटिव जो एक्सटर्नलिटीज हो रही हैं उस माइनिंग की वजह से, जो एम्बिएंट नॉइज मतलब बैकग्राउंड नॉइज हो रही है, मतलब नॉइज पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन हो रहा है, तो वो उसकी देखभाल करेगी गवर्नमेंट, ताकि उसको जो है अगर उसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं तो उसको मिटिगेट किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके, ठीक है, मिनिमाइज किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सिक्स्थ, ensuring the minimal ecological disturbance in terms of the biodiversity, flora, fauna and habitat। मतलब मिनिमल इकोलॉजिकल डिस्टरबेंस हो जिससे कि नेचुरल जो हैबिटेट है वो ज़्यादा उन्हें क्षति ना पहुँचे, डिस्टरबेंस ना हो, इकोलॉजिकल डिस्टरबेंसेस ना आए, और फ्लोरा फोना मतलब जीव जंतु जो हैं उनको नुकसान ना हो, करेक्ट। एंड promoting restoration and reclamation activities so as to make optimal use of mined out land for benefit of the local communities। reclamation एक इसमें आता है, reclamation का मतलब है कि जहां पर माइनिंग हुई है तो वहां खुदाई हुई है, वहां तरह तरह की मशीन्स का यूज होता है, तो वो लैंड जो है उससे काफी जो है खराब स्थिति में आ जाती है, और जो उसके जो खनिज आपने निकाल लिए उसमें से, तो उसको रिक्लेमेशन मतलब उसको दोबारा से ऐसी कुछ, मतलब मान लीजिए कि वहां पर बहुत हद तक माइनिंग हुई है और फिर उस लैंड को उस स्थिति में दोबारा नहीं पहुंचाया जा सकता जहां पर वो दोबारा से कुछ प्रोड्यूस कर सके। मान लीजिए क्रॉप प्रोडक्शन नहीं हो सकती, मतलब खेती बाड़ी नहीं हो सकती, तो उसको रिक्लेमेशन एक्टिविटीज का मतलब है कि दोबारा से उसे किसी प्रोडक्टिव फॉर्म में दोबारा से पहुंचाया जा सके, करेक्ट। तो ये रिक्लेमेशन वही चीज है। प्रमोटिंग द रिस्टोरेशन, रिस्टोरेशन से तो आप समझ रहे हैं, मगर रिक्लेमेशन शायद आपके लिए नया वर्ड हो सकता है, इसलिए मैंने बताया। रिक्लेमेशन एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे कि उसको दोबारा से लैंड का रिफॉर्म किया जा सके और उसको दोबारा से उसी स्टेट में ले जाया जा सके, या उस स्टेट में ना ले जाया जा सके तो उसे ऐसी स्टेज में ले जाया जा सके, ऐसे स्टेट में ले जाया जा सके जहां पर उसका प्रोडक्टिव यूज हो सके और जो वहां की लोकल कम्युनिटीज हैं उनके लिए वो बेनिफिशियल हो, वेलफेयर हो। सो यहां पर हमारा ये 2015 का जो MMDR ऑर्डिनेंस अमेंडमेंट एक्ट था ये हमारा यहां पर खत्म होता है, करेक्ट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप आपको समझ भी आया होगा, करेक्ट।